अनिका के पीछे खड़े हॉस्पिटल के स्टाफ नर्स डॉक्टर रितु की बात सुनकर हैरानी से अनिका की ओर देखने लगे। वो सब जानते थे कि अनिका कौन थी। न सिर्फ वो हॉस्पिटल के मालिक रोहित मारवा की होने वाली पत्नी थी, मगर अनिका इस देश और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सर्जन डॉक्टर अमृता थी। डॉक्टर रितु ने अनिका को धीरे से नताशा के बेड से दूर करते हुए कहा, देखिए, आप जो कोई भी हैं, इस केस की मैं इंचार्ज हूँ और बिना मेरी परमिशन के आप इनका इलाज नहीं कर सकती। तभी पीछे खड़े दो ऑफिसर में से एक ऑफिसर ने डॉक्टर रितु से कहा, देखें, पेशेंट की मां ने खुद ही रिक्वेस्ट की है कि ये मैडम उनकी बेटी का इलाज करें। ऑफिसर की ये बात सुनते ही डॉक्टर रितु बड़े ही ध्यान से अनिका को देखने लगी और फिर अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए बड़े ही एटीट्यूड से अनिका को पूछा, ऐसी क्या खास बात है आप में, जरा मैं भी तो जानूं। शायद आप जानती नहीं मैं कौन हूँ, मगर अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं। दिल्ली शहर में ऐसा कौन सा डॉक्टर आया है जो मुझसे बेहतर इलाज करना जानता है। दिखने से रितु भी लगभग अनिका के करीब की उम्र की लग रही थी, मगर रितु को अपने एक्सपीरियंस पे जरूरत से कुछ ज्यादा ही भरोसा था। अनिका रितु के साथ किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहती थी। अनिका बस सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि नताशा हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कोई नाटक कर रही थी या सचमुच वो बीमार थी। अनिका ने बात को आगे न बढ़ाते हुए डॉक्टर रितु से कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे लगता है कि मुझे आपको पेशेंट के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए। ये कहते हुए अनिका नताशा के कमरे से बाहर चली गई। कमरे से बाहर निकलते ही अनिका ने अपने ऑफिसर से पूछा, क्या ये डॉक्टर रितु वाकई ये काबिल डॉक्टर है या सिर्फ पब्लिसिटी करने वाली कोई मॉडल है जिसने डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली है। हॉस्पिटल की एक नर्स ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मैडम, डॉक्टर रितु सचमुच बहुत होनहार डॉक्टर हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी काफी जानकार हैं। उन्हें अपनी ट्रीटमेंट पर पूरा भरोसा है, मगर माफ कीजिएगा, वो शायद जानती नहीं कि आप कौन हैं। जैसे ही संध्या ने अनिका को नताशा के वार्ड के बाहर देखा, वो दौड़कर अनिका के पास गई और तेज सांसें लेते हुए पूछने लगी, क्या हुआ, क्या लग रहा है तुम्हें? नताशा ठीक तो हो जाएगी ना? क्या तुमने उसका इलाज करना शुरू कर दिया है? जब संध्या ने देखा कि अनिका उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, तब संध्या ने अनिका को दोनों कंधों से पकड़ लिया और फिर से पूछने लगी, बताती क्यों नहीं तुम? मेरी बेटी बच तो जाएगी ना? तुम उसका इलाज क्यों नहीं कर रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी को बचा सकती हो, मगर तुम जानबूझकर उसका इलाज नहीं कर रही क्योंकि तुम श्रेया के साथ मिली हुई हो। संध्या इस वक्त पूरी तरह से अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो चुकी थी। वो ये तक भूल गई थी कि वो जिससे ऊंची आवाज में बात कर रही थी, वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, बल्कि गुलेरिया परिवार की बेटी थी और मारवा खानदान की होने वाली बहू। तभी नताशा के वार्ड का दरवाजा खुला और रितु कुछ अटेंडेंट्स के साथ बाहर आई। जब रितु ने देखा कि पेशेंट की मां संध्या अनिका के साथ खड़ी पेशेंट के इलाज के बारे में बात कर रही थी, तो अपने हाथों के ग्लव्स उतारते हुए रितु ने संध्या से कहा, देखिए, पेशेंट की अटेंडिंग डॉक्टर मैं हूँ, आपको जो कोई भी सवाल करना है मुझसे कीजिए। डॉक्टर रितु की बात सुनते ही संध्या चीख चीख कर कहने लगी, अगर तुम मेरी बेटी का ठीक से इलाज कर पाती तो अब तक उसे होश आ चुका होता, मगर मैंने इस लड़की को देखा है, इसने मुर्दा शरीर में भी जान डाली है, मुझे तुमसे ज्यादा इस पर भरोसा है। संध्या की ये बात सुनते ही रितु हैरानी से अनिका की ओर देखने लगी। रितु ने बड़ी धीमी आवाज में अनिका से पूछा, कौन हो तुम? तभी अनिका के पास खड़ी नर्स ने डॉक्टर रितु से कहा, डॉक्टर रितु, ये डॉक्टर अमृता हैं, द फेमस न्यूरो सर्जन। डॉक्टर अमृता का नाम सुनते ही रितु के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। डॉक्टर अमृता मेडिकल फील्ड में काफी फेमस थी। डॉक्टर अमृता के किए हुए चमत्कारों के बारे में हर कोई डॉक्टर अच्छी तरह से जानता था। जब डॉक्टर रितु को पता चला कि उसके सामने खड़ी 20 से 25 साल की खूबसूरत सी लड़की दुनिया की मशहूर डॉक्टर अमृता थी, तो डॉक्टर रितु ने अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा, वेल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं जानती हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन में आपका कोई जवाब नहीं, मगर मैं आपसे ये भी कह देना चाहती हूँ कि कुछ पेशेंट और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें मॉडर्न मेडिसिन के दायरे के बाहर रहकर ट्रीट करना पड़ता है, जिसे हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम से जानते हैं। हमारे आयुर्वेद में ऐसे ही कई इलाज हैं जिसका आज तक मॉडर्न मेडिसिन जवाब नहीं ढूंढ पाया, और मुझे हमारे देश की संस्कृति से बने इलाज पर मशीनों से ज्यादा भरोसा है। डॉक्टर रितु की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने और डॉक्टर अमृता के बीच मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बीच एक जंग शुरू करना चाहती थी। वो किसी तरह डॉक्टर अमृता और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। श्रेया, जो वहीं कुछ दूर खड़ी सब कुछ सुन रही थी, वो जानती थी कि अनिका ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी कितनी बड़ी जानकार थी। जब श्रेया ने देखा कि अनिका डॉक्टर रितु की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, तो श्रेया खुद ही आगे बढ़कर डॉक्टर रितु के पास आई और कहने लगी, देखें डॉक्टर, आप शायद इनके बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं है। दूसरों को नीचा दिखाने से पहले एक बार जान लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं। श्रेया की बात सुनकर रितु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले कि श्रेया अनिका के बारे में पूरी बात डॉक्टर रितु को बताती, डॉक्टर रितु ने श्रेया से कहा, देखिए, मुझे पता है कि आप लोग अब काफी पावरफुल हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल में काम कर रहे अटेंडिंग डॉक्टरों को आप अपनी धौंस दिखाएं। मैं उन डॉक्टरों में से नहीं हूँ जो नौकरी के चक्कर में अपने स्वाभिमान को किसी के पैरों के नीचे कुचलने दें, और मुझे गर्व है हमारी सालों से चलती आ रही सभ्यता पर। ज्यादा पैसे कमाने की लालच में मैं अपने ट्रेडिशंस को भूलूंगी नहीं। वहाँ खड़े कुछ डॉक्टरों की तरह अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर रितु अचानक ही अनिका को इस तरह टारगेट क्यों बना रही थी। डॉक्टर रितु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद संस्कृति के बचाव के लिए जब भी बड़े बड़े नामों का जिक्र होता है, सबसे पहले आपकी माँ स्वाति मल्होत्रा का नाम दिया जाता है। हर कॉन्ट्रीब्यूशन वाज आउटस्टैंडिंग इन ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्ल्ड, मगर अफसोस आपने उनकी विरासत को आगे नहीं बढ़ाया। इतनी महान माँ की बेटी होने के बावजूद आपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा नहीं दिया। इस बात का मुझे अफसोस है। ये कहकर डॉक्टर रितु वहाँ से चली गई।
डॉक्टर रितु के जाते ही संध्या ने श्रेया को जोर से धकेल दिया। श्रेया अपना बैलेंस घुमाकर नीचे गिरते गिरते बची थी। श्रेया हैरानी से संध्या की ओर देखने लगी। संध्या की आंखें लाल थीं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। संध्या ने श्रेया से कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में बोलने की? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम नहीं चाहती कि वो डॉक्टर तुम्हारी बहन का ठीक तरह से इलाज करे, क्योंकि तुम चाहती हो कि अंदर जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही मेरी बेटी जल्दी से ये जंग हार जाए। संध्या की बातें श्रेया को इमोशनली काफी हर्ट हो रही थीं। हालांकि नताशा और संध्या ने बचपन से लेकर आज तक श्रेया को सिर्फ दुख दिए थे, मगर श्रेया ने कभी नहीं चाहा था कि नताशा के साथ ऐसा कुछ हो जाए। श्रेया सिर्फ खड़ी खड़ी संध्या को अपनी बेटी के लिए तड़पते हुए देख रही थी। एक मां होने के नाते संध्या ने ऐसी तड़प कभी भी श्रेया के लिए नहीं दिखाई थी। संध्या गुस्से से पागल हो गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे सब मिलकर ये साजिश कर रहे थे कि अस्पताल के अंदर किसी तरह नताशा की मौत हो जाए, और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही लड़की का हाथ था, वो थी श्रेया। संध्या ने जैसे ही श्रेया के ऊपर अपना हाथ उठाने की कोशिश की, अनिका ने संध्या का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, मेरी तो ये समझ में नहीं आता है, ये किसका खून मिला है इस लड़की को विरासत में, जो अपने दुश्मन के लिए भी इतने आंसू बहा रही है। जिस माँ और बहन ने जिंदगी भर इसे दुख दिए, आज जब इसे पता चला कि वो बहन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तो उसकी आंखों से आंसू का बांध टूट गया। हाँ, श्रेया की जगह अगर और कोई भी लड़की होती तो जरूर यही प्रार्थना करती कि अंदर इस वक्त जो लड़की बिस्तर पर लेटी है, जल्द से जल्द उसकी सांसें बंद हो जाएं। अनिका के मुंह से इतनी कड़वी बात सुनकर संध्या की सांसें और तेज होने लगी। आज संध्या अपने आप को सबसे ज्यादा बेबस और बेसहारा महसूस कर रही थी। इतने सालों तक मित्तल परिवार के नाम का सहारा लेकर संध्या ने श्रेया पर खूब रौब जमाया था, मगर अब बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। श्रेया को सपोर्ट करने वाले हजारों लोग थे, मगर संध्या के पास कोई नहीं खड़ा था। संध्या बस कुछ देर तक गुस्से से श्रेया की ओर देखती रही। इससे पहले कि संध्या श्रेया को और कुछ कहे, अनिका ने संध्या के पास जाकर संध्या के कानों के पास कहा, वैसे तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि श्रेया किसकी बेटी है। कैलाश अधिकारी का नाम और उसका पावर तो तुम ही ने हमें बताया था। अब सोच लो, अगर उसकी बेटी को तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो एक बाप जो अपनी बेटी के प्यार में अंधा हो चुका है, वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। अनिका के मुंह से ये बात सुनकर संध्या के हाथ पांव ठंडे हो गए। वो चुपचाप कॉरिडोर में बनी बेंच पर जाकर बैठ गई। अनिका ने पहले ही नताशा का चेकअप कर लिया था। वो जानती थी कि नताशा सचमुच कोमा में थी, मगर बाकी हर तरह से नताशा की रिपोर्ट्स काफी नॉर्मल थी। और फिर अनिका ने डॉक्टर रितु के बारे में भी जो कुछ भी सुन रखा था, उससे ये जरूर प्रूव हो रहा था कि वो एक काबिल डॉक्टर थी। भले ही अनिका ये बात अब तक नहीं समझ पा रही थी कि वो बिना किसी कारण अनिका को टारगेट क्यों कर रही थी। अनिका श्रेया को सहारा देकर वहां से चली गई। सारे रास्ते श्रेया ने अनिका से कोई बात नहीं की। गुलेरिया हाउस पहुंचने के बाद भी श्रेया को ये होश नहीं था कि वो घर वापस पहुंच चुके थे। अंदर ही अंदर श्रेया को ये बात खाई जा रही थी कि आज नताशा जो भी कंडीशन में थी, उसकी जिम्मेदार श्रेया खुद थी। जैसे ही अनिका ने श्रेया को सहारा देने के लिए उसे हाथ लगाया, अनिका ने महसूस किया कि श्रेया को तेज बुखार था। अनिका श्रेया को अपने कमरे में ले गई और कुछ बेसिक दवाइयां देने के बाद अनिका ने श्रेया को अपने कमरे में सुला दिया। अगले दिन सुबह 11:30 बजे जब अनिका की आंख खुली, तब अनिका ने देखा कि बच्चे बेडरूम में नहीं थे। अनिका जानती थी कि हमेशा की तरह आर्यन स्कूल गया होगा और रिया अपनी गेमिंग में बिजी होगी। जैसे ही शावर लेकर नाश्ता करने के लिए अनिका अपने बेडरूम से बाहर निकली, अनिका ने देखा कि घर के कुछ नौकर श्रेया के बेडरूम के बाहर खड़ी उसका दरवाजा नॉक कर रहे थे। अनिका हैरान होकर श्रेया के कमरे के पास गई। अनिका को देखते ही एक नौकरानी ने अनिका से कहा, मैडम, श्रेया मैडम कब से दरवाजा नहीं खोल रही हैं और अंदर से हर 5 मिनट में उनकी सिसकियों की आवाज आ रही है। अनिका ने नौकरानी से पूछा, आकाश कहाँ है? नौकरानी ने जवाब देते हुए कहा, सर तो सुबह ही निकल गए थे। सुबह तो जब मैडम जागी तब सब कुछ ठीक था, बस कह रही थी कि नाश्ता कुछ देर बाद करेंगी। सुबह उन्हें भूख नहीं लग रही थी। आकाश सर ने कहा कि कुछ देर बाद उन्हें नाश्ता दे दिया जाए। हमने सोचा उन्हें कमरे में ही नाश्ता दे देते हैं, मगर हम दोनों यहाँ पिछले आधे घंटे से खड़ी हैं। ना तो मैडम दरवाजा खोल रही हैं और ना ही कोई जवाब दे रही हैं। अनिका ने नौकरों को दूर हटाते हुए श्रेया के कमरे का दरवाजा नॉक किया। जब कुछ देर तक श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया, तो अनिका ने दरवाजे पर लगे कांच पर जोर से मुक्का मारा और अंदर हाथ डालकर दरवाजा अनलॉक कर दिया। जब अनिका दरवाजा खोलकर अंदर गई, तब उसने देखा कि श्रेया फटी हुई आंखों से कमरे के एक कोने में बैठे सामने अपने फोन को देख रही थी।
अनिका दौड़कर श्रेया के पास गई और उसके बगल में बैठकर पूछने लगी, श्रेया, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है तुम्हें बताओ। बिल्कुल धीमी आवाज में जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, नताशा इज नो मोर। श्रेया की आंखें लाल थीं, उसके होंठ सूख चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया सांस लेना ही भूल चुकी थी। अपने सामने पड़े हुए फोन की ओर इशारा करके श्रेया अनिका को कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। नताशा की मौत की खबर सुनकर अनिका के भी होश उड़ गए थे। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 24 घंटे पहले ही वो हॉस्पिटल में नताशा को विजिट करने गई थी। तब तक तो नताशा की हेल्थ कंडीशन काफी स्टेबल थी, फिर अचानक ही रातों रात ये क्या हो गया था? ये बात अनिका की समझ के बाहर थी। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाते हुए श्रेया ने अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, हॉस्पिटल से फोन था। वो लोग कह रहे थे कि नताशा ब्रेन डेड हो चुकी है। डॉक्टरों ने नताशा पर लगा वेंटिलेटर हटा लिया है। ये सारी बातें करते हुए श्रेया के होंठ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि श्रेया के शरीर का पूरा खून सूख चुका था। ना ही श्रेया को और ना अनिका को इस खबर पर यकीन हो रहा था। जब पहले अनिका ने नताशा के हॉस्पिटलाइज होने की खबर सुनी थी, तब अनिका को यह शक था कि नताशा शायद जेल की सलाखों से बचने के लिए ये नाटक कर रही थी। धीरे धीरे बात सीरियस हुई और आज नताशा की मौत की खबर सुनकर अनिका खुद इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वहां गुलेरिया हाउस के गेट पर पुलिस की टीम आकर खड़ी हो गई। वैन में बैठे इंस्पेक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड को कड़क आवाज में गेट खोलने का ऑर्डर दिया। जब सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को गुलेरिया हाउस आने की वजह पूछी, तो वैन में बैठे इंस्पेक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड को वारंट दिखाते हुए कहा, जल्दी दरवाजा खोलो, वरना लीगल काम में दखल अंदाजी करने के लिए तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। अनिका किसी तरह श्रेया को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जानती थी कि इस वक्त श्रेया काफी बड़ी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी। अनिका इस बात को लेकर हैरान थी कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया था कि नताशा की जान चली गई। अनिका को हॉस्पिटल के स्टाफ ने यह बताया था कि डॉक्टर रितु एक काफी काबिल और होनहार डॉक्टर थी। फिर इस तरह से अचानक ही नताशा की मौत कैसे हो सकती थी? ये बात खुद डॉक्टर अमृता को समझ नहीं आ रही थी। अनिका मन ही मन सोचने लगी कि क्या नताशा की मौत किसी बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं था? क्या नताशा की मौत के पीछे कोई साजिश की गई थी? तभी एक नौकर दौड़कर श्रेया के बेडरूम में आया और अनिका से कहने लगा, मैडम, नीचे पुलिस आई है। उनका कहना है कि मिस नताशा मित्तल का हॉस्पिटल में खून हो गया है और उसी सिलसिले में वो। इससे पहले कि नौकर बात पूरी कर पाता, अनिका अपनी जगह से झटके से खड़ी हुई और नौकर से कहने लगी, क्या नताशा का खून हुआ है? अनिका के चेहरे पर कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। अभी अभी श्रेया ने उसे जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो काफी शॉकिंग थी, मगर अब नौकर ने ये खबर दी थी कि नताशा का खून हुआ था। ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि अनिका समझ नहीं पा रही थी कि क्या वो जो कुछ भी सुन रही थी वो सब कुछ सच था या वो अभी भी नींद में कोई बुरा सपना देख रही थी। तभी नौकर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इंस्पेक्टर ने कहा कि उनके पास सबूत है और वो खूनी को गिरफ्तार करने हमारे घर आए हैं। ये बात सुनते ही अनिका के दिमाग में बार बार डॉक्टर रितु की कही हुई बातें आने लगी। अनिका मन ही मन सोचने लगी थी कि कहीं डॉक्टर रितु अनिका को टारगेट करने के लिए कोई गहरी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं थी। अनिका जानती थी कि लाइफ केयर हॉस्पिटल के हर वार्ड में सीसीटीवी सर्विलांस कैमरा लगे हुए थे, जिससे आसानी से पता लगाया जा सकता था कि आखिर कल रात नताशा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि सुबह होते ही उसने दम तोड़ दिया। अनिका ये भी जानती थी कि लगभग 24 घंटे पहले वो खुद भी नताशा को मिलने उसके वार्ड में गई थी, मगर वहाँ उसने ना तो नताशा को ट्रीट किया था और ना ही उसे किसी भी तरह की कोई मेडिकेशन दी थी। फिर अचानक ही पुलिस को ऐसा क्या सबूत मिला होगा अनिका के खिलाफ जो उसे गिरफ्तार करने वो लोग गुलेरिया हाउस चले आए? तभी अचानक एक पुलिस इंस्पेक्टर कुछ लेडी कांस्टेबल्स के साथ श्रेया के बेडरूम में घुस आए। अनिका पुलिस को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। उस इंस्पेक्टर ने लेडी कांस्टेबल को इशारा करके कहा, अरेस्ट कर लो इस लड़की को। अनिका कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। दो लेडी कांस्टेबल अनिका की ओर तेजी से चलकर आ रही थी। फिर अचानक ही वो अनिका को क्रॉस करके कमरे के कोने में बैठी श्रेया के पास चली गईं। दोनों लेडी कांस्टेबल ने श्रेया को जमीन से उठाया और श्रेया के हाथों में हथकड़ी बांधी। अनिका ये सब कुछ देखकर चौंक गई। श्रेया की हालत पहले से काफी खराब थी। वो काफी स्ट्रेस से गुजर रही थी। अपने हाथों में हथकड़ी देखकर श्रेया शॉक होकर अपने आसपास खड़ी लेडी कांस्टेबल्स को देखती रही। श्रेया की आंखें बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थीं, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था।
जैसे ही लेडी कांस्टेबल श्रेया को रूम से बाहर ले जाने लगी, अनिका ने उनका रास्ता रोककर इंस्पेक्टर से पूछा, एक मिनट इंस्पेक्टर, आप ऐसे कैसे किसी को अरेस्ट करके ले जा सकते हैं? क्या आपके पास कोई अरेस्ट वारंट है? आईडी कार्ड कहाँ है आपका? अनिका की बात सुनते ही इंस्पेक्टर ने पहले तो अपनी जेब से अपना आइडेंटिटी कार्ड निकालकर अनिका को दिखाया। उसके बाद अपने हाथ में पकड़ा हुआ अरेस्ट वारंट कोर्ट के स्टैंप के साथ अनिका के सामने रख दिया। इंस्पेक्टर के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही थे। श्रेया का अरेस्ट वारंट अनिका के सामने पड़ा था। अब अगर उसने इंस्पेक्टर को रोकने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर इसे कोर्ट में उनके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता था। अनिका ने श्रेया की ओर देखकर कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी हमारे लॉयर को कॉल करती हूँ और तुम्हारी बेल अप्रूव करवाती हूँ, मगर इस वक्त तुम इन लोगों के साथ चली जाओ। श्रेया के पास अनिका की बात मानने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं थी। जैसे ही पुलिस श्रेया को गुलेरिया हाउस से बाहर ले जाने लगी, अचानक ही किसी ने श्रेया का गला कस के पकड़ लिया। जब श्रेया ने अपने सामने देखा तो संध्या, जो इस वक्त गुस्से से पागल हो चुकी थी, वो अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर श्रेया का गला दबाने लगी थी। पुलिस कांस्टेबल ने तुरंत संध्या को श्रेया से अलग किया, मगर संध्या के सर पर खून सवार था। वो चिल्ला चिल्ला कर श्रेया से कहने लगी, आखिरकार तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई। मार दिया तुमने मेरी बेटी को, अब मैं भी जीकर क्या करूंगी? मगर एक बात याद रखना, मरने से पहले मैं तुम्हें भी जरूर खत्म कर दूंगी। इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में मेरी बेटी तुम्हारा हिसाब पूरा करेगी। मरने के बाद तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये एक माँ का श्राप है तुम्हें। संध्या की आंखों में नताशा के लिए जितना प्यार था, उतनी ही नफरत अपनी दूसरी बेटी श्रेया के लिए थी। अनिका, जो श्रेया के ठीक पीछे थी, वो इस वक्त संध्या की मानसिक हालत समझ सकती थी। मगर शुरुआत से लेकर अब तक अनिका ये बात नहीं समझ पा रही थी कि जो माँ अपनी एक बच्ची को इतना प्यार करती हो, वो अपनी दूसरी बच्ची को इतनी नफरत कैसे कर सकती थी। पुलिस कांस्टेबल ने संध्या को पूरी ताकत से पकड़ रखा था ताकि वो दोबारा श्रेया पर हमला न कर पाए। बाकी लेडी कांस्टेबल श्रेया को लेकर पुलिस वैन में बैठ गई। वहां हॉस्पिटल के मुर्दा घर में डॉक्टर रितु नताशा की लाश के पास खड़ी नताशा की बॉडी को एग्जामिन कर रही थी। डॉक्टर रितु ने अपने पास खड़ी एक नर्स से कहा, बॉडी पर काफी मार्क्स हैं। ऐसा लग रहा है मरने से पहले विक्टिम ने काफी स्ट्रगल किया था। देखो, उसके नाखून भी टूटे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि नताशा के शरीर में जहर पाया गया था, जो उसके शरीर में किसी ड्रग के जरिए पहुंचा था। उसकी मौत का कारण वही ड्रग है। तभी डॉक्टर रितु के पीछे खड़ी नर्स ने डॉक्टर रितु से कहा, मैडम, क्या ऐसा हो सकता है कि ये ड्रग नताशा को जेल में ही दिया गया हो, जिसकी वजह से उसे अटैक आया और उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा? डॉक्टर रितु ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए नर्स से कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? डॉक्टर तुम हो या मैं? ज्यादा अकल मत लगाओ। जब इसे हॉस्पिटल लाया गया था, हमने सारे टेस्ट और रिपोर्ट निकलवाए थे। तब किसी ड्रग के बारे में या किसी जहर के बारे में पता नहीं चला था। बस अचानक उस लड़की श्रेया के मिलने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। डॉक्टर रितु की बात सुनने के बाद नर्स बिल्कुल खामोश हो गई। ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन करने के बाद डॉक्टर रितु ने नर्स से कहा, बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए भेज दो। नर्स ने हैरान होते हुए डॉक्टर रितु से पूछा, मगर डॉक्टर इतनी जल्दी? डॉक्टर रितु ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और गुस्से से नर्स की ओर देखने लगी। डॉक्टर रितु ने नर्स से कहा, तुम कितने साल से इस प्रोफेशन में हो? तुम इतना भी नहीं जानती कि गर्मियों का वक्त चल रहा है। बॉडी बहुत जल्दी डिटेरियोरेट होने लगती है और ज्यादा देर तक बॉडी को फ्रीजर में रखने की भी कोई जरूरत नहीं। इससे अच्छा होगा बॉडी को उसके घर वालों के हवाले कर दिया जाए। जब रितु ने देखा कि उसके कहने के बावजूद नर्स कोई एक्शन नहीं ले रही थी, तो फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए डॉक्टर रितु ने कहा, अभी कॉल लगाओ मरने वाले के घर वालों को। इस बार थोड़ी हिम्मत करके नर्स ने डॉक्टर रितु से कहा, मगर डॉक्टर, क्या आपको यकीन है कि आपने फाइल में जो कुछ भी लिखा है वैसा ही हुआ होगा मरने वाले के साथ? डॉक्टर रितु ने इस बार धीमी मगर कड़क आवाज में जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? और वैसे भी ये केस मेरा है। मैंने जो लिख दिया फाइल में वही फाइनल है। मेरे जजमेंट को पलटने के लिए किसी बड़े स्पेशल ऑफिसर को ये केस अपने हाथ में लेना होगा, और मुझे नहीं लगता कि पुलिस के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में मुझसे काबिल डॉक्टर इस वक्त कोई है। और तुम इन सब बातों में क्यों पड़ रही हो? तुमसे जो कहा गया है वही करो। जब पुलिस श्रेया को अरेस्ट करके ले जा रही थी, तब श्रेया ने धीरे से अनिका के कान में कहा था कि वो पिंकी का ख्याल रखे। जब पुलिस श्रेया को वैन में बैठाकर गुलेरिया हाउस से ले गई, तब अनिका को नौकरों ने बताया कि बच्चे ऊपर प्ले एरिया में खेल रहे थे। अनिका को जल्द से जल्द श्रेया की बेल करवानी थी, मगर उसने सोचा कि एक बार जाकर वो बच्चों को देख ले।
गुलेरिया हाउस में बच्चों के लिए एक छोटा सा प्ले रूम बनाया हुआ था, जिसमें रिया, पिंकी और आर्यन बैठकर अपनी अपनी पसंद की गेम खेल रहे थे। मगर जब बच्चों ने नीचे से आता हुआ शोर सुना तो बच्चे रूम से बाहर निकलकर नीचे हो रहा तमाशा देखने लगे। बच्चों ने देख लिया था कि पुलिस श्रेया को अरेस्ट करके ले गई थी। जैसे ही आर्यन ने देखा कि पिंकी का चेहरा मुरझा चुका था, आर्यन ने पिंकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, जरूर पुलिस स्टेशन में श्रेया मासी को कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, इसलिए वो पुलिस के साथ गई हैं। जब आर्यन पिंकी को ये दिलासा दे रहा था तो रिया ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तुम एक नंबर के बुद्धू हो आर्यन। अगर पुलिस स्टेशन में मासी को कोई काम होता तो क्या पुलिस वाले उन्हें हथकड़ी पहनाकर ले जाते? आर्यन को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि रिया और आर्यन में ज्यादा बुद्धू कौन था। मगर रिया की बात सुनकर पिंकी के चेहरे पर परेशानी बढ़ने लगी थी। पिंकी कुछ बोल नहीं रही थी, बस वो खिड़की से पुलिस की जीप को जाते हुए देखने लगी। तभी पीछे से अनिका कमरे के अंदर आई और नन्ही सी पिंकी के पास आकर कहने लगी, पिंकी, तुम्हारी मम्मा शाम तक घर लौट आएंगी, अभी उन्हें कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। अनिका नहीं जानती थी कि बच्चे पहले ही सिचुएशन को पूरी तरह से एनालाइज कर चुके थे। आर्यन और रिया दोनों ही अनिका को घूर घूर कर देखने लगे। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आंखों ही आंखों से दोनों बच्चे उसे क्या इशारा कर रहे थे। तभी आर्यन ने अनिका का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मम्मा, तुम पिंकी की फिक्र मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। मैं जानता हूँ कि पुलिस बिना किसी प्रूफ के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, मगर श्रेया मासी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। हो सकता है पुलिस को जो प्रूफ मिले हैं उनमें कुछ गड़बड़ हो। आर्यन उम्र में बहुत छोटा था, मगर अनिका जानती थी कि आर्यन, जो कभी ज्यादा बोलता नहीं था, वो इमोशनली काफी स्ट्रॉन्ग था। वो जब भी बोलता उसकी बात में आम बच्चों के मुकाबले काफी ज्यादा वजन होता था। अनिका को भी आर्यन का सुझाव काफी अच्छा लगा। बजाय इसके कि इमोशनल स्ट्रेस में आकर फिजूल की बातों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा कि अनिका बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करे। बच्चों को अपने कमरे में छोड़ने के बाद गुलेरिया हाउस से बाहर निकलते हुए अनिका ने आकाश को कॉल लगाया। आकाश पहले से सब कुछ जान चुका था। कॉल उठाते ही आकाश ने अनिका से कहा, मैं हमारे लॉयर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूँ, तुम भी मुझे वहीं मिलो। पुलिस स्टेशन में श्रेया को रिमांड रूम में रखा गया था। केस दर्ज होने से पहले आकाश और अनिका श्रेया से नहीं मिल सकते थे। केस दर्ज होने से पहले सिर्फ लॉयर को यह अधिकार था कि वो श्रेया से मिल सके। जब लॉयर अंदर श्रेया को मिलने गया, तब अनिका और आकाश वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर लॉयर के लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद आकाश का लॉयर इंटरोगेशन रूम से बाहर निकला। लॉयर के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा हताश और निराश था। आकाश ने लॉयर से पूछा, क्या हुआ, कब तक बेल मिल जाएगी? लॉयर ने धीरे से अपनी नजरें उठाकर ना में अपना सर हिला दिया। आकाश और अनिका लॉयर का नेगेटिव आंसर सुनकर हैरान रह गए। लॉयर आकाश और अनिका को बाकी पुलिस वालों से कुछ दूर ले जाकर कहने लगा, देखें, मैं अभी अभी मिस श्रेया से मिलकर आ रहा हूँ। सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। नताशा की बॉडी में एक खास किस्म का जहर पाया गया था और सर्विलेंस कैमरा से ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो जहर उनकी बॉडी में श्रेया ने इंजेक्ट किया था, आईवी ड्रिप के जरिए। श्रेया के पास नताशा को मारने का मोटिव भी था और कारण भी। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें किसी से छुपी नहीं है। पुलिस के पास न सिर्फ सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है, बल्कि उनके पास कुछ आई विटनेस भी हैं, जिन्होंने श्रेया को मिसेज संध्या मित्तल को ये कहते सुना था कि वो नताशा से बहुत नफरत करती थी। सारे एविडेंसेस श्रेया के खिलाफ हैं और श्रेया ने खुद सारे सबूत देखे हैं। उसने भी माना है सबूत सही हैं। पुलिस के पास काफी मजबूत सबूत है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, मगर मैं ये केस जरूर ले लूंगा, मगर आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। आपका लॉयर होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको केस के बारे में सारी सच्चाई बता दूं। केस दर्ज हो चुका है, अब आप दोनों चाहें तो मिस श्रेया से मिल सकते हैं। लॉयर की सारी बातें सुनकर अनिका और आकाश दोनों शॉक हो गए थे। अनिका जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से श्रेया काफी डिस्टर्ब थी, मगर चाहे श्रेया कितने भी गहरे इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रही हो, वो कभी इस तरह का कोई कदम नहीं उठा सकती थी। और आखिर श्रेया नताशा से मिलने हॉस्पिटल अकेली कब गई थी, ये बात भी अनिका की समझ के बाहर थी। आकाश और अनिका लॉयर के पीछे पीछे श्रेया से मिलने रिमांड रूम में चले गए। रिमांड रूम में श्रेया चुपचाप कोने में बने टेबल पर बैठी थी। श्रेया का सर झुका हुआ था। श्रेया को देखते ही आकाश श्रेया के पास जाकर श्रेया से पूछने लगा, वकील साहब क्या कह रहे हैं? तुमने झूठे सबूतों को एक्सेप्ट कर लिया? कहीं पागल तो नहीं हो गई तुम? अरे ये लोग एक झूठा केस बना रहे हैं तुम्हारे खिलाफ और तुम उनका साथ दे रही हो। हॉस्पिटल के सर्विलेंस कैमरा से लिया हुआ वीडियो फुटेज पुलिस ने लॉयर को पहले ही दिखा दिया था।
लॉयर ने पुलिस इंस्पेक्टर को रिक्वेस्ट करके वही वीडियो फुटेज एक बार अनिका को दिखाई। अनिका उस वीडियो फुटेज को देखकर हैरान रह गई। वीडियो फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि श्रेया नताशा की वीडियो में लगे आईवी ड्रिपिंग पाउच में कुछ इंजेक्ट कर रही थी। अनिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो श्रेया को काफी सालों से जानती थी। अनिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वीडियो फुटेज में उसे जो लड़की नजर आ रही थी वो सचमुच श्रेया ही थी। अनिका ने हैरान होकर श्रेया से पूछा, ये वीडियो फुटेज, ये सब क्या है? क्या ये तुम ही हो या किसी ने मॉर्फिंग करके तुम्हें फंसाने की साजिश की है? श्रेया अनिका की बात का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। वो बस अपनी जगह पर सर झुकाए बैठी रही। जब आकाश ने भी वीडियो ढंग से देखा तो वो भी हैरान रह गया। आकाश और अनिका बारी बारी से श्रेया को पूछने लगे कि आखिर सच्चाई क्या है। श्रेया कुछ देर तक अपना सर झुकाए खामोश बैठी रही। उसके बाद अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी। श्रेया अनिका और आकाश से कहने लगी, पुलिस ने तुम्हें जो भी एविडेंस दिया है वो सच है। मुझे कोई फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा। श्रेया का कन्फेशन सुनकर अनिका के होश उड़ गए। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आखिर ऐसा कैसे कर सकती थी। कोर्ट ने पहले ही नताशा को सजा सुना दी थी। नताशा अगर ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी की जाती तो सीधे उसे वापस जेल ले जाया गया होता। जब कोर्ट ने नताशा को इतनी कड़ी सजा सुना दी थी तो फिर श्रेया को अपने बचपन का बदला पूरा करने के लिए ऐसा करने की क्या जरूरत थी? हैरान अनिका ने श्रेया को दोनों कंधों से पकड़कर बड़ी सख्ती से श्रेया से पूछा, देखो श्रेया, मुझे ठीक ठीक बताओ हुआ क्या है? क्या तुम्हें नताशा को मारा है? अनिका का सवाल सुनते ही श्रेया अटकती हुई आवाज में कहने लगी, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। मैं उसे बिल्कुल मारना नहीं चाहती थी। मैं बस उसे सजा देना चाहती थी। उसे मैं वो दर्द महसूस करवाना चाहती थी जो उसने मेरी बच्ची को दिया था। श्रेया की बातें सुनकर आकाश और अनिका हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आकाश भी श्रेया के बिल्कुल बगल में आकर बैठ गया। आकाश ने श्रेया से पूछा, देखो श्रेया, जो कुछ भी हुआ है वो हमें ठीक से बताओ। मेरा यकीन मानो, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। रोती हुई श्रेया ने आकाश और अनिका से कहा, मैंने उसके आईवी ड्रिप में एक केमिकल मिलाया था, बेंजोप्लेटिन। ये एक ऐसा केमिकल है जो इंसान को कोमा में होने के बावजूद उसे गहरे दर्द का एहसास करवाए। मैं नताशा को उस हर दर्द का एहसास करवाना चाहती थी जो उसने मेरी बच्ची को दिए थे। और एक बार उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है तो शायद उसके बाद मुझे ये मौका नहीं मिलता। श्रेया की बातों में बार बार पिंकी का जिक्र आ रहा था। अनिका ने श्रेया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ पिंकी को? क्या दर्द दिया था नताशा ने पिंकी को? बताओ मुझे। रोती हुई श्रेया ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, कल रात को जब मैं नींद से जागी तो मैंने देखा कि पिंकी भूखी प्यासी मेरे बगल में बैठकर मेरे जागने का इंतजार कर रही थी। पिंकी को खाना खिलाकर उसे सुलाने से पहले मैं उसे ब्रश करवाने लगी। फिर जब मैं उसे नाइट ड्रेस पहनाने लगी तब मेरी नजर पिंकी के शरीर पर लगे कुछ निशानों पर पड़ी। जब मैंने पिंकी को पूछा कि ये इतने सारे घाव के निशान उसके शरीर पर कैसे लगे, तब मुझे पता चला कि नताशा छोटी छोटी बातों पर पिंकी को सिगरेट के चटके दिया करती थी। यहाँ तक कि मेरी बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर भी उसने इसी तरह जलती हुई सिगरेट के चटके दिए थे। नताशा के दिए हुए दर्द के बारे में याद आते ही पिंकी फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे इतनी जोर से कसकर पकड़ लिया मानो वो मेरे अंदर छुप जाना चाहती थी, जिससे उसे दोबारा कभी नताशा हर्ट न कर पाए। मुझसे मेरी बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं ये सोच सोच कर अंदर ही अंदर पागल हो रही थी। जिस औरत ने मेरी बच्ची को इतने साल तक इतनी तकलीफ पहुंचाई है, उसे भी उस दर्द और तकलीफ का एहसास करवाना चाहती थी मैं। और मैं जानती थी कि नताशा कोमा में थी, और कोमा में अगर मुझे उसे दर्द का एहसास करवाना था तो मेरे पास एक ही रास्ता था। वो केमिकल मुझे किसी भी तरह नताशा के शरीर में इंजेक्ट करना था। भले ही मेरा मकसद उसे जान से मारना नहीं था, हाँ, मगर मैं नताशा को इतना तड़पाना चाहती थी। अनिका के पीछे खड़े हॉस्पिटल के स्टाफ नर्स डॉक्टर रितु की बात सुनकर हैरानी से अनिका की ओर देखने लगे। वो सब जानते थे कि अनिका कौन थी। न सिर्फ वो हॉस्पिटल के मालिक रोहित मारवा की होने वाली पत्नी थी, मगर अनिका इस देश और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सर्जन डॉक्टर अमृता थी। डॉक्टर रितु ने अनिका को धीरे से नताशा के बेड से दूर करते हुए कहा, देखिए, आप जो कोई भी हैं, इस केस की मैं इंचार्ज हूँ और बिना मेरी परमिशन के आप इनका इलाज नहीं कर सकती। तभी पीछे खड़े दो ऑफिसर में से एक ऑफिसर ने डॉक्टर रितु से कहा, देखें, पेशेंट की मां ने खुद ही रिक्वेस्ट की है कि ये मैडम उनकी बेटी का इलाज करें।
ऑफिसर की ये बात सुनते ही डॉक्टर रितु बड़े ही ध्यान से अनिका को देखने लगी और फिर अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए बड़े ही एटीट्यूड से अनिका को पूछा, ऐसी क्या खास बात है आप में, जरा मैं भी तो जानूं। शायद आप जानती नहीं मैं कौन हूँ, मगर अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं। दिल्ली शहर में ऐसा कौन सा डॉक्टर आया है जो मुझसे बेहतर इलाज करना जानता है। दिखने से रितु भी लगभग अनिका के करीब की उम्र की लग रही थी, मगर रितु को अपने एक्सपीरियंस पे जरूरत से कुछ ज्यादा ही भरोसा था। अनिका रितु के साथ किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहती थी। अनिका बस सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि नताशा हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कोई नाटक कर रही थी या सचमुच वो बीमार थी। अनिका ने बात को आगे न बढ़ाते हुए डॉक्टर रितु से कहा, आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे लगता है कि मुझे आपको पेशेंट के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए। ये कहते हुए अनिका नताशा के कमरे से बाहर चली गई। कमरे से बाहर निकलते ही अनिका ने अपने ऑफिसर से पूछा, क्या ये डॉक्टर रितु वाकई ये काबिल डॉक्टर है या सिर्फ पब्लिसिटी करने वाली कोई मॉडल है जिसने डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली है। हॉस्पिटल की एक नर्स ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मैडम, डॉक्टर रितु सचमुच बहुत होनहार डॉक्टर हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी काफी जानकार हैं। उन्हें अपनी ट्रीटमेंट पर पूरा भरोसा है। मगर माफ कीजिएगा, वो शायद जानती नहीं कि आप कौन हैं। जैसे ही संध्या ने अनिका को नताशा के वार्ड के बाहर देखा, वो दौड़कर अनिका के पास गई और तेज सांसें लेते हुए पूछने लगी, क्या हुआ, क्या लग रहा है तुम्हें? नताशा ठीक तो हो जाएगी ना? क्या तुमने उसका इलाज करना शुरू कर दिया है? जब संध्या ने देखा कि अनिका उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, तब संध्या ने अनिका को दोनों कंधों से पकड़ लिया और फिर से पूछने लगी, बताती क्यों नहीं तुम? मेरी बेटी बच तो जाएगी ना? तुम उसका इलाज क्यों नहीं कर रही हो? मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी को बचा सकती हो, मगर तुम जानबूझकर उसका इलाज नहीं कर रही क्योंकि तुम श्रेया के साथ मिली हुई हो। संध्या इस वक्त पूरी तरह से अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो चुकी थी। वो ये तक भूल गई थी कि वो जिससे ऊंची आवाज में बात कर रही थी वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, बल्कि गुलेरिया परिवार की बेटी थी और मारवा खानदान की होने वाली बहू। तभी नताशा के वार्ड का दरवाजा खुला और रितु कुछ अटेंडेंट्स के साथ बाहर आई। जब रितु ने देखा कि पेशेंट की मां संध्या अनिका के साथ खड़ी पेशेंट के इलाज के बारे में बात कर रही थी, तो अपने हाथों के ग्लव्स उतारते हुए रितु ने संध्या से कहा, देखिए, पेशेंट की अटेंडिंग डॉक्टर मैं हूँ, आपको जो कोई भी सवाल करना है मुझसे कीजिए। डॉक्टर रितु की बात सुनते ही संध्या चीख चीख कर कहने लगी, अगर तुम मेरी बेटी का ठीक से इलाज कर पाती तो अब तक उसे होश आ चुका होता, मगर मैंने इस लड़की को देखा है, इसने मुर्दा शरीर में भी जान डाली है। मुझे तुमसे ज्यादा इस पर भरोसा है। संध्या की ये बात सुनते ही रितु हैरानी से अनिका की ओर देखने लगी। रितु ने बड़ी धीमी आवाज में अनिका से पूछा, कौन हो तुम? तभी अनिका के पास खड़ी नर्स ने डॉक्टर रितु से कहा, डॉक्टर रितु, ये डॉक्टर अमृता हैं, द फेमस न्यूरोसर्जन। डॉक्टर अमृता का नाम सुनते ही रितु के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। डॉक्टर अमृता मेडिकल फील्ड में काफी फेमस थी। डॉक्टर अमृता के किए हुए चमत्कारों के बारे में हर कोई डॉक्टर अच्छी तरह से जानता था। जब डॉक्टर रितु को पता चला कि उसके सामने खड़ी 20 से 25 साल की खूबसूरत सी लड़की दुनिया की मशहूर डॉक्टर अमृता थी, तो डॉक्टर रितु ने अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा, वेल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं जानती हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन में आपका कोई जवाब नहीं, मगर मैं आपसे ये भी कह देना चाहती हूँ कि कुछ पेशेंट और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें मॉडर्न मेडिसिन के दायरे के बाहर रहकर ट्रीट करना पड़ता है, जिसे हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम से जानते हैं। हमारे आयुर्वेद में ऐसे ही कई इलाज हैं जिसका आज तक मॉडर्न मेडिसिन जवाब नहीं ढूंढ पाया, और मुझे हमारे देश की संस्कृति से बने इलाज पर मशीनों से ज्यादा भरोसा है। डॉक्टर रितु की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने और डॉक्टर अमृता के बीच मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बीच एक जंग शुरू करना चाहती थी। वो किसी तरह डॉक्टर अमृता और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। श्रेया, जो वहीं कुछ दूर खड़ी सब कुछ सुन रही थी, वो जानती थी कि अनिका ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी कितनी बड़ी जानकार थी। जब श्रेया ने देखा कि अनिका डॉक्टर रितु की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, तो श्रेया खुद ही आगे बढ़कर डॉक्टर रितु के पास आई और कहने लगी, देखें डॉक्टर, आप शायद इनके बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं हैं। दूसरों को नीचा दिखाने से पहले एक बार जान लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं। श्रेया की बात सुनकर रितु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले कि श्रेया अनिका के बारे में पूरी बात डॉक्टर रितु को बताती, डॉक्टर रितु ने श्रेया से कहा, देखिए, मुझे पता है कि आप लोग अब काफी पावरफुल हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल में काम कर रहे अटेंडिंग डॉक्टरों को आप अपनी धौंस दिखाएं। मैं उन डॉक्टरों में से नहीं हूँ जो नौकरी के चक्कर में अपने स्वाभिमान को किसी के पैरों के नीचे कुचलने दें, और मुझे गर्व है हमारी सालों से चलती आ रही सभ्यता पर। ज्यादा पैसे कमाने की लालच में मैं अपने ट्रेडिशंस को भूलूंगी नहीं। वहाँ खड़े कुछ डॉक्टरों की तरह अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर रितु अचानक ही अनिका को इस तरह टारगेट क्यों बना रही थी। डॉक्टर रितु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद संस्कृति के बचाव के लिए जब भी बड़े बड़े नामों का जिक्र होता है, सबसे पहले आपकी माँ स्वाति मल्होत्रा का नाम दिया जाता है। हर कंट्रीब्यूशन वाज आउटस्टैंडिंग इन ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्ल्ड, मगर अफसोस आपने उनकी विरासत को आगे नहीं बढ़ाया। इतनी महान माँ की बेटी होने के बावजूद आपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को बढ़ावा नहीं दिया। इस बात का मुझे अफसोस है। ये कहकर डॉक्टर रितु वहाँ से चली गई।
डॉक्टर रितु के जाते ही संध्या ने श्रेया को जोर से धकेल दिया। श्रेया अपना बैलेंस घुमाकर नीचे गिरते गिरते बची थी। श्रेया हैरानी से संध्या की ओर देखने लगी। संध्या की आंखें लाल थीं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। संध्या ने श्रेया से कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में बोलने की? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम नहीं चाहती कि वो डॉक्टर तुम्हारी बहन का ठीक तरह से इलाज करे, क्योंकि तुम चाहती हो कि अंदर जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही मेरी बेटी जल्दी से ये जंग हार जाए। संध्या की बातें श्रेया को इमोशनली काफी हर्ट हो रही थीं। हालांकि नताशा और संध्या ने बचपन से लेकर आज तक श्रेया को सिर्फ दुख दिए थे, मगर श्रेया ने कभी नहीं चाहा था कि नताशा के साथ ऐसा कुछ हो जाए। श्रेया सिर्फ खड़ी खड़ी संध्या को अपनी बेटी के लिए तड़पते हुए देख रही थी। एक मां होने के नाते संध्या ने ऐसी तड़प कभी भी श्रेया के लिए नहीं दिखाई थी। संध्या गुस्से से पागल हो गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे सब मिलकर ये साजिश कर रहे थे कि अस्पताल के अंदर किसी तरह नताशा की मौत हो जाए, और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही लड़की का हाथ था, वो थी श्रेया। संध्या ने जैसे ही श्रेया के ऊपर अपना हाथ उठाने की कोशिश की, अनिका ने संध्या का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, मेरी तो ये समझ में नहीं आता है, ये किसका खून मिला है इस लड़की को विरासत में, जो अपने दुश्मन के लिए भी इतने आंसू बहा रही है। जिस माँ और बहन ने जिंदगी भरी से दुख दिए, आज जब इसे पता चला कि वो बहन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तो उसकी आंखों से आंसू का बांध टूट गया। हाँ, श्रेया की जगह अगर और कोई भी लड़की होती तो जरूर यही प्रार्थना करती कि अंदर इस वक्त जो लड़की बिस्तर पर लेटी है, जल्द से जल्द उसकी सांसें बंद हो जाएं। अनिका के मुंह से इतनी कड़वी बात सुनकर संध्या की सांसें और तेज होने लगी। आज संध्या अपने आप को सबसे ज्यादा बेबस और बेसहारा महसूस कर रही थी। इतने सालों तक मित्तल परिवार के नाम का सहारा लेकर संध्या ने श्रेया पर खूब रौब जमाया था, मगर अब बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। श्रेया को सपोर्ट करने वाले हजारों लोग थे, मगर संध्या के पास कोई नहीं खड़ा था। संध्या बस कुछ देर तक गुस्से से श्रेया की ओर देखती रही। इससे पहले कि संध्या श्रेया को और कुछ कहे, अनिका ने संध्या के पास जाकर संध्या के कानों के पास कहा, वैसे तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि श्रेया किसकी बेटी है। कैलाश अधिकारी का नाम और उसका पावर तो तुम ही ने हमें बताया था। अब सोच लो, अगर उसकी बेटी को तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो एक बाप जो अपनी बेटी के प्यार में अंधा हो चुका है, वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। अनिका के मुंह से ये बात सुनकर संध्या के हाथ पांव ठंडे हो गए। वो चुपचाप कॉरिडोर में बनी बेंच पर जाकर बैठ गई। अनिका ने पहले ही नताशा का चेकअप कर लिया था। वो जानती थी कि नताशा सचमुच कोमा में थी, मगर बाकी हर तरह से नताशा की रिपोर्ट्स काफी नॉर्मल थी। और फिर अनिका ने डॉक्टर रितु के बारे में भी जो कुछ भी सुन रखा था, उससे ये जरूर प्रूव हो रहा था कि वो एक काबिल डॉक्टर थी। भले ही अनिका ये बात अब तक नहीं समझ पा रही थी कि वो बिना किसी कारण अनिका को टारगेट क्यों कर रही थी। अनिका श्रेया को सहारा देकर वहां से चली गई। सारे रास्ते श्रेया ने अनिका से कोई बात नहीं की। गुलेरिया हाउस पहुंचने के बाद भी श्रेया को ये होश नहीं था कि वो घर वापस पहुंच चुके थे। अंदर ही अंदर श्रेया को ये बात खाई जा रही थी कि आज नताशा जो भी कंडीशन में थी, उसकी जिम्मेदार श्रेया खुद थी। जैसे ही अनिका ने श्रेया को सहारा देने के लिए उसे हाथ लगाया, अनिका ने महसूस किया कि श्रेया को तेज बुखार था। अनिका श्रेया को अपने कमरे में ले गई और कुछ बेसिक दवाइयां देने के बाद अनिका ने श्रेया को अपने कमरे में सुला दिया। अगले दिन सुबह 11:30 बजे जब अनिका की आंख खुली, तब अनिका ने देखा कि बच्चे बेडरूम में नहीं थे। अनिका जानती थी कि हमेशा की तरह आर्यन स्कूल गया होगा और रिया अपनी गेमिंग में बिजी होगी। जैसे ही शावर लेकर नाश्ता करने के लिए अनिका अपने बेडरूम से बाहर निकली, अनिका ने देखा कि घर के कुछ नौकर श्रेया के बेडरूम के बाहर खड़े उसका दरवाजा नॉक कर रहे थे। अनिका हैरान होकर श्रेया के कमरे के पास गई। अनिका को देखते ही एक नौकरानी ने अनिका से कहा, मैडम, श्रेया मैडम कब से दरवाजा नहीं खोल रही हैं और अंदर से हर 5 मिनट में उनकी सिसकियों की आवाज आ रही है। अनिका ने नौकरानी से पूछा, आकाश कहाँ है? नौकरानी ने जवाब देते हुए कहा, सर तो सुबह ही निकल गए थे। सुबह तो जब मैडम जागी तब सब कुछ ठीक था, बस कह रही थी कि नाश्ता कुछ देर बाद करेंगी। सुबह उन्हें भूख नहीं लग रही थी। आकाश सर ने कहा कि कुछ देर बाद उन्हें नाश्ता दे दिया जाए। हमने सोचा उन्हें कमरे में ही नाश्ता दे देते हैं, मगर हम दोनों यहाँ पिछले आधे घंटे से खड़ी हैं,
ना तो मैडम दरवाजा खोल रही हैं और ना ही कोई जवाब दे रही हैं। अनिका ने नौकरों को दूर हटाते हुए श्रेया के कमरे का दरवाजा नॉक किया। जब कुछ देर तक श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया तो अनिका ने दरवाजे पर लगे कांच पर जोर से मुक्का मारा और अंदर हाथ डालकर दरवाजा अनलॉक कर दिया। जब अनिका दरवाजा खोलकर अंदर गई तब उसने देखा कि श्रेया फटी हुई आंखों से कमरे के एक कोने में बैठे सामने अपने फोन को देख रही थी। अनिका दौड़कर श्रेया के पास गई और उसके बगल में बैठकर पूछने लगी, श्रेया क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है तुम्हें बताओ। बिल्कुल धीमी आवाज में जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, नताशा इज नो मोर।